Okay, very good afternoon, friends. Welcome to Mindspark and welcome to CA Inter. ठीक है. My name is CA Galib Mirza and I will be guiding you through the journey of taxation's one wing, that is indirect taxes. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिसमें प्राइमा फेसिया आपको जो लॉ मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है जीएसटी. ठीक है. सुना है आपने जीएसटी वर्ड? कहाँ सुना है? क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो किस पे लगता है ये? गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है. कितना परसेंट लगता है? वेरी करता है, डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? किस पे? टाइप ऑफ गुड्स पे. जैसे अगर वो नेसेसिटी है तो कितना है? 0. 3 से 5. ठीक है. और बहुत ही एसेंशियल है तो 0. ठीक है. उसके बाद 12%. और लग्जरी हो तो 28%. 28% किस पे लग रहा है? लग्जरी पे. जैसे कि गोल्ड. और हाँ तो मैं तो सुन रहा हूँ सिर्फ आपके थॉट्स. हाँ जी. लग्जरी कार्स. ओके. और इम्पोर्टेड कोई भी इम्पोर्टेड चीज है. ठीक है. और प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? हाउस वगैरह. ठीक है. ओके. तो ये लग्जरी आपके हिसाब से ये नेसेसिटी है. हाउस नेसेसिटी है. व्हाट अबाउट फूड? फूड इज नेसेसिटी. तो फिर रेस्टोरेंट पे लगना चाहिए कि नहीं? फिर क्यों लग रहा है? रेस्टोरेंट सर्विस है बट है तो फूड. हाँ जी. बाहर जाके खाना इज नॉट नेसेसिटी, इट इज लग्जरी. इसलिए अच्छा. तेन व्हाट इज नेसेसिटी इन फूड? घर पे बनाओ. ठीक है. घर पे बनाने के लिए जो बाहर से ला रहे फिर उस पे भी जीएसटी नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उसे अपना घर चलाने के लिए, अपना देश चलाने के लिए पैसे चाहिए. और ये पैसे आते हैं दो टाइप की इनकम से. एक होता है इनकम फ्रॉम टैक्सेस और दूसरा होता है इनकम अदर देन टैक्सेस. ठीक है. ज़्यादा हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो अपने देश में, इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, अगर इसको मैं थोड़ा सा समझूं. अपने को इंडिपेंडेंस कब मिला है? 1947. जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, आपको पता है अपना पॉपुलेशन कितना था? अराउंड 35 ईयर. आज क्या चल रहा है? तो अराउंड 150 CR अप्रोक्सीमेट एंड काउंटिंग. मतलब ऐसा ना. इन शॉर्ट, जितने रिसोर्सेस हमारे पास 1947 में थे, आज भी लैंड एरिया उतना ही है, वाटर कम हुआ है. ऐसा ना. और रिसोर्सेज डे टू डे क्या होते जा रहे हैं? कम. बट पॉपुलेशन का कंजम्पशन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. बराबर ना. तब जो कॉलेजेस थे, हॉस्टल्स थे, एकेडमिक्स थे, लोग थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, डैम्स थे, ये सब क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. कंजम्पशन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. इस कंजम्पशन को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है आपके. और ये जो खर्चा है, कोई भी, जैसा आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ठीक है, आपका पर्सनल भी आप बनाओ, कोई आपका शॉप है, तो आपने क्या सेल किया, आपने क्या परचेस किया, आपके कितने एक्सपेंस हुए. ऐसा ना. 2,000 रुपये का आपने सेल किया, 500 रुपये का, 1,500 रुपये का परचेस किया, 200 रुपये आपके एक्सपेंस हुए, क्या बचा आपका? प्रॉफिट 300 रुपये. एम आई राइट? ऐसे अपने को, हर देश को अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. बट उसमें सिर्फ ये एलिमेंट मिसिंग होता है. वो इस चीज को प्लान करते हैं. क्या करते हैं? प्लान.
तो अगर मैं हमारे देश का बनाऊं सिस्टम, तो पहले हम लोगों से कितना टैक्सेस लेना है ये नहीं डिसाइड करते, पहले हम डिसाइड करते हमारे एक्सपेंडिचर। अगर मेरा खर्चा होने वाला है 2,000 रुपया, तो ये 2,000 को मीट करने के लिए मेरा टैक्स इनकम कितना होना चाहिए? 2,000। और ये टैक्स के दो पार्ट है, डीटी और आईडीटी, और उस आईडीटी का एक पार्ट है जीएसटी, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारे देश को अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ रुपया मंथली रेवेन्यू कमा के देता है। तो मंथली कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज 1.5 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, बिग नंबर। तो आप जो लॉ पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो एक बात समझिए, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स काम कैसे करता है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली जीएसटी, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो प्राइमा फेसिया जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आर यू रेडी? अरे बोलो यस। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये समझाता हूं। ये मेरा खुद का अकाउंट है, ये मेरा P&L अकाउंट है। ठीक है, मैंने कुछ सेल किया 1,000 रुपए का, उसको मैंने परचेस किया था लेट से 500 रुपीज में। फिर मेरे कुछ खर्चे हुए लेट से 300 रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट कितना है बोलो? 200 रुपीज, बराबर है। अब ये जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है, इस पे जो मुझे टैक्स देना है, ये टैक्स मैं डायरेक्टली किसको दूंगा बोलो? तो गवर्नमेंट डायरेक्ट मेरे घर पे आता है और मुझे बोलता है टैक्स जमा कर, जिसे अपन आज पॉपुलरली कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट है ये गवर्नमेंट की नज़र में क्या है बोलो? इनकम। सो बेसिकली द इनकम दैट यू अर्न ऑन विच यू पे द टैक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम टैक्स। यहाँ पे एक गलती करते बहुत स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं कि सर इनकम तो 1,000 है, वो उसका टर्नओवर है। इनकम कितना है? 200। आई होप यू आर गेटिंग दिस। So income is the amount of profit that you earn for the year. तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है? 200। तो मेरा इनकम कितना है? 200। इस पे जो मैं टैक्स देता हूँ, क्या मैं वो सीधा गवर्नमेंट को दे रहा हूँ? यस और नो? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट डायरेक्ट आता है, मुझसे ले जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमें अप्रोच करता है, हमारे शॉप पे आता है? यस, इसके लिए ये गवर्नमेंट है। यस, ये बिजनेस एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, ये सब लोग अपना टैक्स भरने के लिए जिस पर्सन के पास जाते हैं उसका नाम क्या है? इसलिए आप ये पढ़ रहे हो। समझ में आया? आप गवर्नमेंट और कंपनीज, उन दोनों के बीच के क्या हो? ब्रिज। इसको पता नहीं है कितना टैक्स लगता है, कैसे टैक्स लगता है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कंप्यूट करना है। इज इट क्लियर? जिसको कई लोग बोलते हैं कि सीए बताता है कैसे टैक्स चोरी करने का, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। कोई सीए ये नहीं बताता कैसे टैक्स चोरी करने का, वो ये बताता है कैसे टैक्स का प्लानिंग करने का। मतलब कैसे आप आपका टैक्स लीगल वे में ऑप्टिमम भर सकते हो, कम नहीं, ऑप्टिमम। समझ रहे आप? तो ये हमारा काम है सर, ये हम करते हैं, इसलिए आपको ये कोर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है व्हाट इज टैक्सेशन। तो यहाँ पे ये बिजनेस एंटिटी सीए के पास जाती है और अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर देती है। तो इन अ वे क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया? कैन आई से सो? यस। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये मत रखिएगा कि सीए के पास पैसा जमा होता है, हम सिर्फ गाइड करते हैं। तो मैं सीए हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका टैक्स कितना हुआ और आपको बोलूंगा आप जाके बैंक में जमा करा दीजिए। तो आप बैंक में जिस अकाउंट में जमा कराते हो वो अकाउंट किसका है? डायरेक्टली गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? यस, एनी डाउट्स इन दिस? तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर और गवर्नमेंट, क्या इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है? यस। व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है देखिए। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, वो अपना माल किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को, बराबर है। और रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को। एम आई राइट? तो अब ये काम कैसे करता है देखिए, ये फंक्शन काम कैसे करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। आर यू देयर? अरे बोलो। तो अगर 1,000 का कोई प्रोडक्ट है, कितने का है? 1,000 का कोई प्रोडक्ट है, इस पे मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा 100 रुपया, कितना हो गया बोलो? इस पे मैं जीएसटी लगाऊंगा,
लेट्स से एट द रेट ऑफ 5%. आर यू देयर? इट कम्स टू रुपीज 55. अब मैं कितना अमाउंट कलेक्ट करूंगा? 1155. ये मैं किससे कलेक्ट करूंगा? इस होलसेलर से. किससे करूंगा? होलसेलर. तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा देगा टेक्निकली? 1155. बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है? अब बताइए मुझे, टेक्निकली देखा जाए तो होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी है? 1155. इज इट क्लियर? लेकिन यहां पे सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डिफरेंशिएशन किया गया है. वो क्या है? यहां पे होलसेलर को बोला गया है कि आपके लिए कॉस्ट होगी 1100, और ये जो 55 रुपीज आपने दिया है, किसको दिया है? दिया है ना? वो आपकी कॉस्ट मत ट्रीट कीजिए, वो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास. हाँ जी, दे दो मुझे. हाँ दे दो. हाँ जी, ये 55 रुपीज हमारा गवर्नमेंट के पास जमा है. किसके पास जमा है? गवर्नमेंट के पास. इज क्लियर? तो अब यहां पे ये फिर से इसका प्रॉफिट ऐड करेगा 100 रुपीज. इसकी कॉस्ट कितनी होगी बोलो? बराबर. इस पे ये जीएसटी लगाएगा 5%, विच कम्स टू रुपीज 60. अब ये कितना पैसा कलेक्ट करेगा? कितना कलेक्ट करेगा? 1200. तो सर गवर्नमेंट का क्या फायदा है इसमें? अब क्या फायदा है, ध्यान से सुनो. आर यू देयर? ध्यान से सुनना ऑनलाइन सब स्टूडेंट्स. हम सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं पहले, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए. होलसेलर के केस में टैक्स कलेक्टेड बाय हिम फ्रॉम रिटेलर, फ्रॉम होम, कितना है बोलो? 60 रुपीज. कलेक्ट कितना किया उसने? 60 रुपीज लेस टैक्स पेड बाय हिम टू मैन्युफैक्चरर. कितना दिया था बोलो? कितना दिया था? 55. नेट अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट कितना है? 5 रुपीज. तो गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया मैंने? 5 रुपया. कितना पैसा दिया? 5 रुपया. पहली बात, यहां पे होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उनके जो टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है बोलो? सेल्स पे, ना कि प्रॉफिट पे. तो जीएसटी किस पे लगता है? प्रॉफिट पे नहीं लगता. इज इट क्लियर? यस नो? अब ऐसा करते 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 लेट से अभी मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ रिटेलर का. रिटेलर को ये कितने में गिरेगा? 1200 रुपए में. वो उसका प्रॉफिट ऐड करेगा 100 रुपया. अमाउंट कम्स टू 1300 प्लस वो जीएसटी ऐड करेगा एट 5%, विच कम्स टू हाउ मच? 65. एंड अमाउंट कम्स टू 1365. और 1365 में किसके जेब में जाएगा? कस्टमर के. और कस्टमर सर किसी को चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका नाम ही कस्टमर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. तो अल्टीमेटली गुड्स को कौन कंज्यूम कर रहा है बोलो? ये कंज्यूमर. इज इट क्लियर? अल्टीमेटली ही इज कंज्यूमिंग द गुड्स. एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट यार? अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम कौन कर रहा है बोलो? कंज्यूमर. तो जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर. कंज्यूमर ने गुड्स को कंज्यूम कर लिए है, वो आगे किसी को भी बेचने वाला नहीं है. तो अब ये कंज्यूमर खुश होता है कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी एमआरपी कितने की बोलो? 1365. बट उसको ये नहीं पता है इसमें ये प्रोडक्ट जब निकला था तो कितने का था? 1000. तो इफेक्टिवली ये सबका प्रॉफिट पकड़ो आप, 300 रुपया. कितना? एम आई राइट? ऐसा ना? वो पैसा भी किसके जेब से गया है? कंज्यूमर. और इस पे जो टैक्स गया है 65, ये भी किसके जेब से गया है? कंज्यूमर. और उसको पता ही नहीं कि वो इतना टैक्स दे रहा है. क्या आपने कभी आज तक कैलकुलेट किया है? आपने चॉकलेट्स खरीदे, स्टेशनरी खरीदा, स्कूल बैग खरीदा, ऐसा ना? ये जो भी सर्विसेज आप लेते हो डे टू डे बिजनेस में, इस पे एमआरपी के ब्रैकेट में कुछ तो भी लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल व्हाट? टैक्सेस. तो ये कौन से टैक्सेस है दोस्तों? ये सारे कौन से टैक्सेस हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? तो इन अदर वे यू कैन से सो कि सर every person, every consumer, every person who is buying anything today is paying what? GST. बोलो सही है गलत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है?
और उसे पता ही नहीं है, पता है उसे, इसलिए इस टैक्स को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। आज बजट आया अभी, आपको पता है, ग्रॉस ग्रॉस बता रहा हूँ, 12 लाख रुपए अगर आपका इनकम हो, इनकम मतलब क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट, तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। क्या जीएसटी में ऐसा कुछ है? अब कई लोग खुश होते हैं, मैं तो जीएसटी देता ही नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि नहीं, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, ऐसे बोलते हो। देखो कितना इग्नोरेंस है, सही है कि नहीं? ऐसा बोला जाता है भाई, अज्ञानी आदमी हमेशा खुश रहता है, ज्ञानी आदमी हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है ना, तो सोचता है बेचारा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो अज्ञान में हमेशा खुश है, खुश रहता है वो आदमी, पता है ना आपको। तो जो जीएसटी दे रहा है उसे पता ही नहीं वो जीएसटी दे रहा है, तो वो खुश है, क्योंकि उसको पता मैंने मोबाइल खरीदा, जीएसटी दिया, ये बॉटल खरीदी होगी, लैपटॉप खरीदा है, पावर बैंक खरीदा है। हम बात करते भैया मुझे कितने में दोगे, वो बोलता 6,000, ओके 6,000 डन। कभी पूछो 6,000 में जीएसटी कितना, तब आपको वो पिंच होना फील होगा, अरे इतना टैक्स दे रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या है सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली देते हो, इसलिए आपको फील होता है कि ये मैं दे रहा हूं, इतना अलग से देना पड़ता है ना, वो भी ईयर होने के बाद में, जब पैसा कमा के हो जाता है। अगर इसको आपको ट्रीट करना है दूसरी तरीके से, तो ऐसे समझो, मैं पावर बैंक लेने जाता हूँ, ये 5,000 रुपए की पावर बैंक लेके आता हूँ घर पे। घर पे जब पहुंच जाऊँ, तब मुझे शॉपकीपर का फोन आएगा, सर वो जीएसटी नहीं दिया आपने इस पे 12%। तो 5,000 रुपये जीएसटी लगता है सर, 12%, 600 रुपया। तो वो 600 रुपये अलग से गूगल पे दीजिए आपको। मुझे देख के लगता है मैं दूंगा? बोलेगा नहीं नहीं, इंक्लूसिव, अलग से मिलने वाला नहीं। दैट इज अ थिंग सर, व्हेन यू पे द टैक्स विदाउट नोइंग दैट यू आर पेइंग टैक्स। इज इट क्लियर? जो आप सब दे रहे हो, छोटा बच्चा भी डेयरी मिल्क खरीदने जा रहा है ना 5 रुपए की, उस पर भी जीएसटी दे रहा है। और चॉकलेट पे तो कितना परसेंट है पता है? 28%। आई नो मेनी ऑफ यू से सर ट्रीट इट एज नेसेसिटी, इट इज नो मोर लग्जरी। सही है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अपन ने बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश की है। और अब तक हमने क्या क्या समझा है सर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला पॉइंट सर हमने देखा, वो क्या था कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली आप पे करते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे पे करते हो? इनडायरेक्टली। इज इट क्लियर? डायरेक्ट टैक्स किस पे होता है बोलो? इनकम पे। इनडायरेक्ट किस पे होता है? सेल्स पे। क्लियर है? यस? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑनलाइन। अभिजीत, अदिति, अली, अनंत, अनु, अर्जुन, भूमिका, चकोर, चिराग, दैवी, हेतल, ईशा, कुणाल, लक्ष्य, मेधा, प्रणव, पूर्वा, रोहित, रोनित, साहिल, साक्षी, संकेत, शिवानी, श्रीराम, श्रेया, सृष्टि, श्रुति, सिया, वैभव, यश, ठीक है, और जूम। जूम यूजर, उसे नाम नहीं डाला अपना, ठीक है, तो नाम डाल दो बेटा, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है अभी कॉमन सेंस का। मैं एक पर्सन हूं, मैंने कुछ सेल्स किया 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए। तो अब मैंने सेल्स करते वक्त कैसा करना चाहिए था? 1 लाख प्लस क्या चार्ज करना चाहिए था बोलो? जीएसटी एट द रेट ऑफ लेट से 12%, ठीक है। कितना? 12,000। टोटल कितना होता है? 1,12,000। गलती से मैंने कस्टमर से 1 लाख रुपए ही लिए। कितने लिए? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि मैंने कस्टमर से जीएसटी नहीं लिया है, मैं गवर्नमेंट को नहीं भरूंगा? मेरे को क्यों बताओ? चलो क्यों? क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया तो हर आदमी क्या बोलेगा? मैंने कस्टमर से नहीं लिया। मैं तो ये बोलूंगा, किसने लिया कस्टमर से? 1,12,000। अरे तो भरना। नहीं नहीं, 1,12 बेसिक था, हम 1,12 के ऊपर 12,000 लगाने वाले थे। सब यही बोलेंगे ना। कोई भी जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? इसलिए बेसिक और प्रिंसिपल पॉइंट याद रखना कि अगर आपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया तो भी आपका प्रॉब्लम है, और कलेक्ट किया तो भी आपका प्रॉब्लम है। अगर आपने सेल किया है तो आपको जीएसटी भरना ही पड़ेगा, अगर आपके प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है तो। मतलब सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मत भरो। समझ गए?
लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मोबाइल बेच रहा हूँ, लैपटॉप बेच रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसपे जीएसटी लगता है, अगर मैं वो बेच रहा हूँ सर, तो मुझे उसका जीएसटी भरना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज दैट माई रेसिपिएंट, माई कस्टमर हैज नॉट पेड मी द मनी. इज इट क्लियर? बोलो बोलो. अरे ऐसा ना. चलो, तो अब तक हमने क्या सीखा? डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बोलो? इनकम पे. इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बोलो? सेल्स पे. फेयर इनफ? यस नो? तो ये जीएसटी जो है, अब ये 2017 में आया, उसके पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे. धीरे 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 हम वो भी सब समझेंगे, ठीक है? बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ. सब्जेक्ट तो आपको समझ गया क्या है, ठीक है? टोटल सर हम पढ़ने वाले हैं 15 चैप्टर्स आपके ओनली, विच इज, अच्छा ठीक है, ये सारा सब स्टूडेंट्स को पता है. मैं ऐसे फेक आपको कोई मिथ में नहीं रखता हूँ, सब कुछ सच सच बोलता हूँ, ठीक है? टॉल और फॉल्स क्लेम बिल्कुल नहीं करते हम, ठीक है? जो सच है वही मैं आपको बोलूंगा. दिस इज क्लियरली अनफेयर ऑन योर पार्ट, क्योंकि एसएम जो है ग्रुप 2 में, उसके अंदर सिर्फ 5 चैप्टर आपको पढ़ने 50 मार्क के लिए, और जीएसटी में कितने पढ़ने हैं? कितने मार्क के लिए? 50 मार्क. विच इज क्लियरली अनफेयर. नो, वो ऐसा झूठ मूठ नहीं कि कुछ नहीं होता है करेंगे हम वगैरह, वो सब ठीक है, वो करेंगे तो करना ही है ना, लेकिन ये क्लियरली अनफेयर है, और मैं भी मानता हूँ, मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ. सिलेबस सर 100 मार्क्स के ऊपर का है, लेकिन एग्जाम कितने मार्क्स की है? 50. आने वाले टाइम में शायद डीटी और इनडायरेक्ट टैक्स जो है दोनों को गवर्नमेंट मतलब इंस्टीट्यूट जो है वो सेपरेट करे. डीटीबी जो है वो भी आप जो पढ़ने वाले हो लगभग 100 मार्क का सिलेबस पढ़ने वाले हो, और दोनों मिला के पेपर कितने का आता है? 100 का. इज इट क्लियर? 50 एंड 50. इज इट क्लियर? सर पेपर का पैटर्न क्या होता है थोड़ा समझेंगे? 50 मार्क्स जो है इसमें डिस्क्रिप्शन है सर. 15 मार्क्स के आपको क्या आने वाले बोलो? एमसीक्यूज. और 35 मार्क्स के क्या आने वाले बोलो? डिस्क्रिप्टिव. 35 मार्क्स के क्या आने वाले हैं? डिस्क्रिप्टिव. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस पता है क्या आपको क्या है एमसीक्यू और इसमें? डिफरेंस क्या होता है? एनीवन इज अवेयर ऑफ इट? एमसीक्यू इजी होता है. क्यों इजी होता है? मतलब किस किस कैसे बोल रहे हो आप? मतलब एक लॉजिक तो बताओ, ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट. ऐसा क्यों लगता है आपको एमसीक्यू इजी होता है? अच्छा, आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी दैट 25% विल बी करेक्ट, इस लॉजिक से बोल रहे हो? मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के 25% तो सही हो ही सकता है कोई भी. और कुछ? क्यों एमसीक्यू इजी लगते हैं? आंसर्स है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. यस, वेरी गुड. बट जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा टफ है, आइडेंटिफाई करना है थोड़ा सा, ठीक है? ओके ओके, आर यू देयर? यस, थोड़ा सा टफ है, बट उसको भी अपन करेंगे. कैसे करना है मैं बताऊंगा सब, ठीक है? तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू आ गए, विच इज वेरी गुड थिंग. और 35 मार्क्स के क्या है आपको? डिस्क्रिप्टिव. दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये सर, ये सब्जेक्ट का क्या, टोटल 15 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते. आइसोलेशन में मतलब एग्जाम्पल, एक चैप्टर है आईटीसी नाम का, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया. एग्जाम में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो ये अपने साथ और 2 चैप्टर्स ऐड करके आपको पूछा जाएगा. तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक चैप्टर पे आएगा ऐसा नहीं होता है. आईटीसी के अंदर और 2 चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. समझ रहे आप? तो ऐसा नहीं है कि 15 चैप्टर से इसमें से मैं 5 या 6 एमपी मार्क कर लूं, ये करके चले जाओ और हो जाए अपना. क्योंकि कई बच्चे जो इसको कमर्शियल व्यू से देखते, परवड़ता नहीं इतना पढ़ने को सर. 50 मार्क को इतना कौन पढ़ेगा? परवड़ता नहीं है. कई बच्चे ये भी बोलते हैं हमें, सर आप 50 मार्क के लिए बोल रहे हो कि 85 लेक्चर लगेंगे, 80 लेक्चर लगेंगे. एग्जाम्पल बराबर है, इतने कौन देखेगा 50 मार्क को? वो इशू 50 मार्क का नहीं है. सीए फाइनल में सेम चीज 75 मार्क्स की है, तो वो 75 प्लस 50 125 मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे हो. क्योंकि फाइनल में आपको पढ़ना नहीं है ये सब. फाइनल में उसके नेक्स्ट लेवल ऊपर का आपको जाना है, तो तब उसका बेस हम बना रहे हैं. प्लस ये आर्टिकलशिप के लिए आप पढ़ रहे हो, तो सिर्फ आप 50 मार्क मत देखो. इज इट क्लियर? सिर्फ 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही से शुरू करूंगा, हम रोज वही सॉल्व करेंगे, तो भी आप पास हो जाओगे. बट आपको कॉन्सेप्ट का एक का भी आंसर ना आर्टिकलशिप में आएगा ना इंटरव्यू में आएगा. और इंटरव्यू खुद पूछेगा, आई एम सरप्राइज हाउ यू हैव पास्ड सी इंटर. आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता लेकिन आप आंसर बराबर बोल रहे हो. तो बोल फिर यही बोलना पड़ेगा, सर मैं वो 9-10 वाली जो स्ट्रेटेजी है
IMP, नवनीत एक्सपेक्टेड 21, है ना, किया है ना सबने। मैं सर वो स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मैंने सीधा गालिब सर को बोल के IMP मार्क करा लिया। आते ऐसे भी बच्चे मेरे पास कि सर अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, 15 दिन बाकी एग्जाम को क्या करूँ। कुछ कर भी नहीं सकता मेरे भाई, अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न कर, शायद हो जाए पास तो हो जाए, बट उसके बाद फिर तू ज़रूर लेक्चर देख लेना, क्योंकि तुझे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आएगा। तो सिलेबस पढ़ते वक्त आपको हर पॉइंट पे ये फील आएगा कि सर 50 मार्क के लिए इतने लेक्चर क्यों है, 50 मार्क के लिए इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो वैसे मत सोचो, ये गलती है इंस्टीट्यूट की कि उन्होंने ये 50 मार्क के लिए रखा है, उसके लिए हम शॉर्टकट अपनाए, दिस इज नॉट राइट। So my aim is to make you understand the concept. So हम always 3 लेवल के अंदर स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट होने के बाद में हम उसको किस में लिखेंगे, आपके नोटबुक में। जो मेथड से मैं पढ़ाता हूँ वो है चार्ट सिस्टम। हर चीज का हम चार्ट बनाते हैं ताकि रिवीजन के लिए आपको इजी रहे, रिवाइज करने के लिए इजी रहे। उसी में से आपको रिवाइज करना है और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चन, जिसके लिए एक मैं बुक दूंगा आपको, जिसका नाम क्या है, लक्ष्य, जो Q&A बुक है। ये बुक मैं आपको दूंगा। देखिए, जो बुक के अंदर हमने बड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखना है, तो आप सीधे कौन से क्वेश्चन नंबर पे आइए, 4। तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन नंबर्स को सेग्रीगेट किया गया है ताकि आप जब खुद के पढ़ाई के लिए बैठो तब आपको जो टॉपिक में डिफिकल्टी, आप उसका क्वेश्चन ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपको सीधा रेडीमेड इंडेक्स मिलेगा। इज इट क्लियर। एग्जाम पास करने के लिए जो जो जरूरी दोस्तों वो सब क्लास में हम करेंगे। सिर्फ एक चीज हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो है शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब होता है, हाँ सर सीधे पॉइंट पे आओ, आप प्रोसेस मत बताओ और कॉन्सेप्ट भी मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करें। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व क्यों करें। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्यों, अगर ये सिलेबस में नहीं रहता तो क्या हो जाता, ये जानना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे बात को। ई वे बिल नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ई वे बिल पे क्या आता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए ई वे बिल नाम का एक चैप्टर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेज नंबर 281, राइट। तो सीधा आएंगे हम, जो बच्चे मिस्टेक करते हो बता रहा हूं मैं आपको, सीधा 281 पे आते हैं। जो नहीं करना है आपको वो बता रहा हूँ पहले मैं, ठीक है सर 281 पे आ गए, ठीक है। ई वे बिल पढ़ना है, ओके ठीक है, ई वे बिल पे आ गए। अच्छा कितने कॉन्सेप्ट है, 9 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये 7 कर लेता हूँ, ये बहुत बार आया एग्जाम में। ये एक और ये 3, ठीक है, बाकी ऑप्शन हो गया। समझे आपको। ये 10th का एग्जाम नहीं मेरे भाई, बीकॉम का नहीं एग्जाम। इधर इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि यू शुड हैव वर्किंग नॉलेज, ऐसा ना। हमारे लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंस्टीट्यूट का क्या कहना है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि तेरे को कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, वर्किंग नॉलेज। तो अब तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाउंडेशन में ये वर्ड सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई भी एएस जो आपको आता हो बताएंगे प्लीज, कोई भी एएस, AS1 नाम सुना है, AS13 सुना है, यूनानिमसली बोलिए कोई भी एएस जो आपको पता है बताइए, कौन सा बताइए। 13 क्या है बताइए नाम, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इज इट क्लियर। ऐसा ना, यहाँ पे पढ़ना है वो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे सीए इंटर में। और ऑडिट में पढ़ना है मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग बराबर किया है कि नहीं। समझ रहे आप, मैनेजमेंट ने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये ऑडिट में पढ़ना है। तो सीए इंटर में आपसे एक्सपेक्टेड है वर्किंग लेवल नॉलेज। इज इट क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन दी मेरिट्स डीमेरिट्स फीचर्स, ये क्वेश्चन नहीं आते इधर, फिर आप याद करके चले जाओ कोई मेमोरी टेक्निक, ऐसा ना। एग्जाम्पल कुछ भी करते ना हम, रॉक एंड रोल में पनीर रोल क्यों है,
है ना, बी वाई के में आर वाई के क्यों है, फिर बी फॉर वाई, ऐसा ये सब इधर काम नहीं आएगा। आई बात समझ में? यस। और दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं इसी मेथड से तो मैं 10th में टॉपर था, 12th में टॉपर था। बेटा इधर जो बीवाई के का टॉपर था ना, मेरे साथ में ही था, वो 3 बार फाइनल में फेल हुआ है। जो मेरे साथ 12th में बीवाई के में टॉपर था जब मैं केटीएचएम में था, वो 3 बार फाइनल में फेल हुआ है। तो इधर पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर। तो आप बहुत टैलेंटेड रहे होगे, माय गुड विशेष कि आप यहाँ पे भी बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट लाओ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। तो ये 3 लेयर स्टडी है हमेशा, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम क्लास में। पहले कॉन्सेप्ट, फिर नोटबुक, और बाद में क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। इसमें मैक्सिमम आपका जो है टाइम कॉन्सेप्ट में और नोटबुक में जाएगा, लेकिन नोटबुक हमें अप टू डेट रखनी है इन एनी केस। किसी भी हाल में हमें नोटबुक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यहाँ तक क्लियर सबको? यस। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो डेली मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। यस, डेली कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए लेंगे, डेली कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन जो है वो आज आपको होमवर्क में सॉल्व करने। ऐसा करते करते थियोरी हो या प्रैक्टिकल हो, टोटल लक्ष्य कि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लक्ष्य तो नहीं होगा क्लास में, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे। मतलब क्लास के साथ साथ बोल रहा हूँ, कुछ क्लास में कुछ होमवर्क मिक्स में। ये आ रहा है समझ में सबको? बोलो बोलो, इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो ये याद रखना है, ठीक है सर। चलो अब आगे की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है? कि हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा क्यों रहे हैं सर, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लग क्यों रहा है, और नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा। और जीएसटी क्यों लाया गया? क्या नीड है जीएसटी लाने की? कुछ तो रीजन होगा ना, कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए, बराबर? कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे ही क्यों लेके आया गवर्नमेंट? और अगर लाना था तो अभी तभी क्यों लाया? जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? इसी डेट को क्यों हुआ? इसके पहले क्यों नहीं हुआ? कॉम्प्लिकेशन आज से थे क्या? कॉम्प्लिकेशन तो पहले भी थे, तब क्यों नहीं किया? 2001 में क्यों नहीं किया? 5 में क्यों नहीं किया? 10 में क्यों नहीं किया? इसी डेट को क्यों किया? इज इट क्लियर? ये जानना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ये जानने से कि 1 जुलाई, ठीक है, एमसीक्यू में आ गए, 1 मार्क आ गया। यस, आर यू गेटिंग इट? यस, समझा क्या अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, जीएसटी आने के पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में। तो कौन कौन से टैक्सेस थे, ठीक है, आइए वो समझते हैं। चलो ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से थे बिफोर जीएसटी? तो ये जीएसटी आ गया, इसके पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे? तो देखिए, पहला था गवर्नमेंट लगाता था सेंट्रल एक्साइज। क्या लगाता था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और ये कब लगती थी? जब, पता है तुम क्या करो? मैन्युफैक्चरिंग। क्या करो? तो अगर कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स लगाता था, जिसका नाम क्या था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेकेंड केस, दूसरा जो टैक्स था उसका नाम क्या था? स्टेट वैट। ये कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। कब लगाता था? सेल ऑफ गुड्स पे। थर्ड,
जो लगता था सर, ये जिसे नाम पॉपुलरली कहा गया क्या, सर्विस टैक्स, जो किस पे लगता था बोलो, सर्विसेज। इसकी ओनरशिप किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी ओनरशिप किसकी है, और फिर से इसकी ओनरशिप किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोगों ने बोला कि सर कुछ टैक्सेस सेंट्रल ले रहा है, कुछ टैक्सेस स्टेट ले रहा है। पहली बात तो अगर आपको टैक्स लेना है हमसे, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों एक साथ बैठो और हमारे ऊपर एक ही टैक्स लगा दो ना। आप अलग ले रहे हो सर और आप अलग ले रहे हो, क्या ये फेयर है? तो अब इसका भी रीजन समझते क्या ऐसा क्यों। अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपन ने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया बोलो, फेडरल। याद है क्या आपको? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, सेंट्रल और स्टेट दो अलग अलग रहेंगे, तो इनके पावर्स अलग, इनके पावर्स अलग, फेयर इनफ। आप इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप उधर इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगेन फेयर इनफ। बोलो बोलो। और इनकी जो पावर्स दिए गए हैं, इन पावर में से एक पावर है टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लस टैक्स ऑन सर्विस। तो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे टैक्स लगाने की पावर किसको दी गई थी, सेंट्रल को। इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगाया, सेंट्रल एक्साइज, और सर्विस पे क्या लगाया, सर्विस टैक्स। और सेल ऑफ गुड्स किस पे दोस्तों, सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स लगाने की पावर किसको दी गई, स्टेट को। इसलिए उन्होंने क्या लगाया, वैट। आर यू देयर? यहां तक है सब साथ में, यस नो? तो इन अ वे अब तक हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पे टैक्स लगाया और स्टेट ने किस पे टैक्स लगाया, सेल ऑफ गुड्स पे। तो क्या लगाया उन्होंने, वैट। इज इट क्लियर? अब कोई नया इंजीनियर या कोई और फील्ड का ग्रेजुएट कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, कोई भी बिजनेस करना चाहेगा, कोई भी बिजनेस करना चाहेगा, तो सबसे पहला प्रॉब्लम उसके सामने आता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। या कोई बाहर की कंपनी अपने देश में आएगी तो बोलती थी कि आपका टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या वो था? यस। डू यू एग्री विद इट? है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम बाकी देश के मुकाबले, बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अरे ऐसा ना हो। प्लस इसके अलावा ये तो मैंने आपको वो बताया तो, चांगला आहे अभ्यास करतो सगळे क्लास चांगले. अरे काय विकास हे काय शिकवते यांना माहिती का? पहिले सेंट्रलला ते एक्सेस ड्युटी होतं, व्हॅट टॅक्स होता आणि आता ते जीएसटी. अरे काही चुकतंय का माझं वैभव, सांग बरं का? अरे ऐसा नहीं है, देखिए आई एम स्टूडेंट ऑफ जीएसटी स्टिल, ठीक है। I have taken around 15 batches and more than 400 lectures on GST across India, but I'm student. So if I'm teaching something which is not right, I think I should learn from Vaibhav Kailash, या जो भी उनका नाम था। चलिए, इसके अलावा देर आर मल्टीपल टैक्सेस। कौन से टैक्सेस थे? मल्टीपल टैक्सेस जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लगा रही थी। और ये छोटे मोटे मिला के कितने थे पता है आपको? नो वंडर सीए को इतना रिस्पेक्ट किया होता पहले, क्योंकि उसको सबका नॉलेज था। नहीं, पहले और ज्यादा था, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन पहले और ज्यादा था। अभी जीएसटी की वजह से और ज्यादा है। वो कैसे हो मैं समझूंगा। जैसा बच्चे ने बोला था ना, क्या बोला, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, वो उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, अभी समझेगा देखो। सच में कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है या नहीं, ये तो सिलेबस जब खत्म होगा तब आप मुझे बताना, ठीक है। जैसे वो हिंदी मूवी का एक गाना था, जिंदगी की तलाश में हम मौत के और पास आ गए। समझ रहे आपको? ऐसा कुछ जीएसटी में हुआ है। करने गए थे कॉम्प्लेक्सिटी कम, हो कुछ और ही गया है। ये जब तक सिलेबस जैसे जैसे खत्म होगा वैसे आपको समझेगा। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ठीक है। उसमें भी मैं एडवोकेसी नहीं करूंगा सब्जेक्ट की,
नहीं नहीं, ये बहुत भारी सब्जेक्ट है, मैं जो है वो पढ़ाऊंगा, आपको अपना अपना जजमेंट लेना है, ठीक है? ओके। तो सर आपको नहीं लगता ये 27 टाइप के टैक्सेस, इतना सब टैक्सेस, ये सब कम होने चाहिए? तो गवर्नमेंट ने बोला ये सब खत्म करो और एक टैक्स लाओ, उसका नाम क्या रहेगा? और ये प्रोसेस शुरू हुई थी 2006 से। कब से? जब मैंने एसएससी पास किया था, आप शायद तब छोटे हो गए बहुत, कुछ कुछ थे भी नहीं, ठीक है, थे भी नहीं आप कुछ लोग। 2006 में सर ये प्रोसेस स्टार्ट किया। द पी चिदम्बरम वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, नाम सुना होगा शायद आपने, ठीक है? इकोनॉमिस्ट भी थे, ऐसा ना, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अपने देश के। उन्होंने 2006 में चालू किया कि लाना है जीएसटी, लाना है जैसे, तो किसी को पता नहीं था। बाय 2010 उन्होंने एक ड्राफ्ट इशू किया। क्या इशू किया? ड्राफ्ट समझते आपको? अगर जीएसटी आए तो कैसा रहेगा, और तब इतना श्योर थे सब लोग कि जीएसटी आने वाला है, और डेट भी डिक्लेयर कर दी 1 अप्रैल 2010। अच्छा, गुड पार्ट ये है दोस्तों, नवंबर 10 के अंदर मेरा एग्जाम था सीए इंटर का, जिसे सब तब सीए पीसीसी बोला जाता था। जो अभी आप इंटर दे रहे हो ना, इसका नाम पीसीसी था तब। मेरा एग्जाम था, तो हमारे सिलेबस से जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट ने वो निकालने का प्रपोजल दे दिया। अपने इंस्टीट्यूट और आगे देख रहे हैं आप, नया आ रहा है, सब हटा दो, अपने बच्चों को अपडेटेड पढ़ाओ। तो मेरे को याद है कि हमारा 1-1.5 महीना ये डिस्कशन रोज होता था, भाई क्या पढ़ना है, एक्साइज पढ़ना है, वैट पढ़ना है कि जीएसटी पढ़ना है। रोज ऑफिस में, तब फाउंडेशन के बाद आर्टिकलशिप थी ना, पीसीसी, मतलब जब पीसीसी हम दे रहे थे, तब हम रोज ऑफिस जाते थे, और वही सही था मेथड, ऐसा ना, वही सही था, क्योंकि वो चैलेंजिंग था, तो उसमें आप गैलोनाइज होते थे, ऐसा। अभी क्या है, थोड़ा सा सिस्टम अलग हो गया, चेंज हो गया अभी, और आर्टिकलशिप भी कम कर दी। तब रोज हम ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो 2010 पूरा चला गया, 11, 12, 13 में सीए बन गया। सीए बनने के 5 साल बाद जीएसटी आया 2017। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो रीजंस मेंशन किए कि क्यों जीएसटी आया, इसके अंदर सबसे पहला रीजन था रिमूवल ऑफ, कौन से टैक्सेस बोलो? मल्टीपल टैक्स। डू यू एग्री विद दिस? इतने सब टैक्सेस, अगर एक इंसान को बिजनेस करना है, किसी पर्सन को इंडिया में आगे बिजनेस करना है, या कोई यंग एंटरप्रेन्योर उसको बिजनेस करना है, तो आपको नहीं लगता है गलत है? इतने टैक्सेस का नॉलेज उसको लेना जरूरी था, सही है कि नहीं? और इतने टैक्सेस अगर उसको देने पड़ रहे, तो कहीं ना कहीं वो रिबेल हो जाता है। रिबेल समझते हैं ना आपको? रिबेल मतलब उसके माइंड में ये फिट हो जाता है कि अब इतना टैक्स देके कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैं टैक्स चोरी करूंगा। समझ रहे हैं? क्यों क्यों लोगों ने टैक्स चोरी करना चालू किया? तो उसका मैं एग्जांपल देता हूं। नासिक में उंटवाड़ी में एक बहुत बड़ा शोरूम है काठियावाड़ का, पता सबको? मान लीजिए उसके सामने रास्ता, ब्रिज वगैरह पता है आपको? उसके सामने में एक पतरे के शेड में 4-5 पतरे के शेड डाल के 100 रुपए में कोई भी शर्ट ले जाओ, ऐसी स्कीम का एक शॉप डालता हूं। इज क्लियर? ऐसा ना? तो एक जगह एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, इसका मॉल है, वो हर चीज के ऊपर टैक्स भर रहा है, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी दे रहा है, या जो भी वैट दे रहा है, सब कुछ वो ईमानदारी से कर रहा है, राइट? और उसके सामने रास्ता क्रॉस करके एक पर्सन है मेरे जैसा, जो 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहा, उसके पास पैन कार्ड भी नहीं, बाकी छोड़ दो, तो बैंक अकाउंट कहां से खुलेगा? सही है ना? पैन कार्ड के बिना खुल सकता है क्या? पैन कार्ड भी नहीं उसके पास। तो पहले क्या होता था, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये तकलीफ किसको देते थे बोलो? दोनों में से काठियावाड़ को, उसी को पकड़ते थे। तूने टैक्स नहीं दिया, तूने ठीक से किया नहीं। वो बोलता था सर मैं तो कम से कम भर रहा हूँ टैक्स, तो सामने देखो उसके पास पैन कार्ड भी नहीं। बोले नहीं, तूने नंबर निकाला है, तू ये सब प्रॉपर रखेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बोला कि इज दिस punishment that we are getting for being organized and paying taxes on time? ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर। एक फैक्टर क्या था, ज्यादा टैक्स थे। दूसरा क्या था, सोचो, सुनो अप्रोच ध्यान से। तो लोगों का ये पैटर्न गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो अपनी सेकंड जनरेशन को
मोटिवेट बूस्ट नहीं कर रहे हैं और ब्रेन ड्रेन इंडिया में होना शुरू हो गया। इसलिए आप जो बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, अगर उनको तकलीफ हुई है किसी भी तरह की टैक्सेशन की, तो बहुत से लोगों ने बोला है कि हम हमारे बच्चों को नहीं लाएंगे सर, उसको एक को अमेरिका भेज दिया, एक को उधर भेज दिया, उधर ही सेटल हो जाएंगे, हम भी उधर चले जाएंगे। और टैलेंटेड बच्चे इंडिया छोड़ के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अपने इधर का टैक्सेशन सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। इस बात को भी गवर्नमेंट ने सुना और बोला कि अपने को करप्शन क्या करना पड़ेगा, कम। और करप्शन कम करने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा टैक्स उतने ज्यादा नोटिसेस, जितने ज्यादा नोटिसेस उतना ज्यादा करप्शन। इंस्पेक्टर राज नाम का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ओसी में। ओसी पढ़ा था क्या? 12th? हाँ, 12th में एक ओसी नाम का सब्जेक्ट था, याद है क्या? उसमें एलपीजी था, याद है क्या? 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद है? आपने सिर्फ फीचर्स याद कर लिए थे क्या? मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ वही याद किया क्या? याद है कि नहीं याद? हाँ जी, नवनीत 21। हाँ देखो, ये एक्सेप्ट किया, वो इधर नहीं चलेगा पर। हाँ, ये भी एक्सेप्ट कर लो। हाँ, तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा लूप होल था इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज का मतलब है गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर हुआ करता था जो कोई भी कंपनी में जाता था पहले और बोलता था तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, अब भर इतनी पेनल्टी, 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। फिर वो बेचारा आदमी बोलता था सर कुछ सेटलमेंट कर लो, ठीक है चल 1 लाख मुझे दे दे। और इससे क्या बढ़ता था? करप्शन। डू यू एग्री? तो जीएसटी के अंदर सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया? मल्टीपल टैक्सेस कम कर दिए और पूरा काम ऑनलाइन कर दिया। वो भी कौन से मैकेनिज्म में? फेसलेस। नो, व्हाट इज फेसलेस? एक वेबसाइट है सर, आप उसके थ्रू एप्लीकेशन करो, मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जो ऑफिसर है उसको उधर दिखेगा कि गालिब मिर्जा का एप्लीकेशन आया है। अगर उसमें कुछ क्वेरी है वो मुझे बुला नहीं सकता, उसको उसके वेबसाइट पे टाइप करना है तेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉपर नहीं है, तेरा फोटो क्लियर नहीं है, ये मेल मुझे आएगा। और अगर सच में मेरा फोटो क्लियर स्कैन नहीं है, मेरा लाइट बिल गलत है, तो मैं उसको कंप्लाई करूंगा। लेकिन अगर उसने गलत क्वेरी निकाली है, आई कैन फाइल अ कंप्लेंट। नो नीड ऑफ व्हाट? करप्शन। कैसा लग रहा है बोलो? बढ़िया है कि नहीं बोलो? अरे ऐसा ना, कितने लोग बोल रहे हैं ये सही है? कितने लोगों को लगता है सही है? सही है कि नहीं बोलो जल्दी। तो ये जीएसटी में आया सर। आज जीएसटी में फेसलेस मैकेनिज्म है। मैं जीएसटी के अंदर नोटिसेस में लिटिगेशन में काम करता हूँ सर इतने सालों से। लिटिगेशन का मतलब है किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसको डिपार्टमेंट नोटिस देता है। क्या देता है? नोटिस। और वो नोटिस का जवाब मैं देता हूँ सर। आज तक मैं कोई ऑफिसर से नहीं मिला हूं, ऐसा ना हो जहां पे जीएसटी में करप्शन हो रहा हो। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आवाज चली गई थी। ओके, देखो मैंने बोला आपको, मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता। परसेंटेज 80% कम हो गए। कितना परसेंट? नो वंडर गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लिया। क्यों वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है? अब वो मजा नहीं आ रहा है जो पहले आता था सर, वैट में और एक्साइज में। जीएसटी में वो मजा नहीं आ रहा है सर, सच में काम करना पड़ रहा है। और जो बचे वो बोल रहे, कई लोग बोलते मुझे टैक्स ऑफिसर सर अभी 2 साल बचे अभी बस, इसलिए मैं वीआरएस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जिनका 15-20 साल का सर्विस बाकी, वो लोग ऑलरेडी पिक्चर में, सर मैं भी कुछ बिजनेस वगैरह करने की सोच रहा हूँ। वो मजा नहीं आ रहा अभी जो कब आता था, बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी सब मैनुअल था। तुमको रजिस्ट्रेशन लेना हो जाओ डिपार्टमेंट, फिर करप्शन, और कुछ भी क्वेरी, और सब क्वेरीज एक साथ नहीं। तो ये बच्चा आता है मेरे पास, ये टैक्स पेयर, सर मेरे को वैट नंबर दे दो मैं चेक करूंगा। अरे तुम्हारा तो लाइट बिल जो है उसके ऊपर सिडको का स्पेलिंग गलत है, जाओ करेक्ट करके लाओ। फिर वो करेक्ट करके लाया, फिर बोलेगा पिन कोड जो है उसके पहले 2 बार कॉमा है। फिर वो लाया, फिर आया, पैन कार्ड जो निकाला है तुमने उसके ऊपर का जो फोटो है वो पुराना है, वो मैच नहीं हो रहा है।
फिर ये बोलेगा सर कुछ ले देखिए, देख 3 बार आके गया, पहली मीटिंग में बोलता तो हो जाता था अभी तक। अब इसके माइंड में क्या गया? दूसरा इम्पैक्ट, करप्शन देके मामले क्या हो जाते हैं? सेटल। तो बोल रहे जब करप्शन करना है तो चोरी भी करो टैक्स की। तो ये फुल चोरी कर रहा है टैक्स की, और बाद में करप्शन या पैसे देके मामले क्या कर रहा है? सेटल। तो ड्यू टू मल्टीपल टैक्सेस लोग भी नाराज, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लीकेज और करप्शन भी बढ़ रहा है। तो तीनों जो फ्रंट है वो तीनों फ्रंट को इससे अफेक्ट हो रहा था। क्या आप सब लोग एग्री करते? इज इट क्लियर? और आज जीएसटी आने के बाद में इसके अंदर ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि एक भी मामला करप्शन का नहीं है। आप गूगल पे डालोगे जीएसटी करप्शन तो आपको मल्टीपल केसेस मिलेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेशो क्या हो? कम हो। सडन सडन देर इज अ डिक्लाइन इन दी करप्शन रेशो। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा रीजन था कि गवर्नमेंट जीएसटी के फेवर में था। कितने लोगों को सही लग रहा है बोलो? डू यू एग्री विद दिस? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट जो है सर जीएसटी आने का जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कुछ रेवेन्यू किसके थे और कुछ रेवेन्यू किसके थे? स्टेट के। कुछ सेंट्रल के थे और कुछ किसके थे दोस्तों? स्टेट। तो मैं सेंट्रल के लॉस के साथ भी कंप्लायंस करूं और स्टेट के साथ भी करूं तो दो दो मेरे को टेंशन होते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम दोनों मिक्स करके एक ही लॉ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले गुड्स के लिए अलग टैक्स था, सर्विस के लिए अलग था, दोनों मिक्स करके एक ही टैक्स। कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर? बट ये लॉ लाने में ना, ये एक्ट बना कैसे, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये लॉ जब बन रहा था दोस्तों तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया हम जीएसटी में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका रेवेन्यू क्या था पता है आपको? सबसे बड़ा वैट, और दूसरा इनका रेवेन्यू था वो था स्टेट एक्साइज, जो किस पे लगता है पता है? लिकर पे। लिकर पता है ना क्या होता है? ऐसा ना? यस यस बिल्कुल सर। ये दो जो है, मतलब एक तो वैट था और दूसरा स्टेट एक्साइज था। तो जैसे ही हमने बोला कि हम जीएसटी में जाएंगे, इज इट क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट जिन जिन प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज कर रहा है वो सारे प्रोडक्ट उनको क्या करने पड़ेंगे बोलो? छोड़ने पड़ेंगे। डू यू एग्री और नॉट? अरे बोलो भाई जल्दी। जिन जिन प्रोडक्ट पे तुम क्या चार्ज कर रहे हो? वैट, वो बंद करना पड़ेगा ना। तो दो प्रोडक्ट ऐसे थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, एक था लिकर और दूसरा क्या था? पेट्रोल। तो उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट ने कि भाई हमको दो प्रोडक्ट ऐसे जिसपे बहुत कमाई है, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड है। इकोनॉमिक्स पढ़े है ना? इलास्टिसिटी पता है कि डिमांड? इन इलास्टिक डिमांड पता है? हाँ जी, कॉन्फिडेंटली बोलो। यस नो? व्हाट एवर मे बी द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यस नो? डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट रादर इंक्रीजिंग। याद आया? इन इलास्टिक डिमांड है। यस नो? डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती है। कल पेट्रोल की प्राइस कुछ भी हो, लोगों को खरीदना पड़ेगा कि नहीं? ज्ञान देंगे एक दिन, इससे अच्छा तो साइकिल चला दे। ऐसा ना? ये सब डिस्कशन करेंगे, बाद में बोलेंगे चलो पेट्रोल डालते हैं अभी। तो ज्ञान की बात अलग है, पर उसके बिना रह सकते हो। और दूसरी जो चीज है वो पेट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पेशेंट फिक्स होते हैं, कस्टमर फिक्स है। ऐसा ना, खाना मिले ना मिले दवाई मिलनी चाहिए। एग्रीड? और बहुत ही अहिंसावादी शांतता प्रिय लोग होते हैं। आज तक पेट्रोल के लिए कम से कम 50-60 बार लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा, मुझे याद आता है जो, नहीं क्या? क्या भाई पेट्रोल के प्राइसेस कम करो। लेडीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल के कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं, ऐसा ना? अलग अलग लोग कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं होल्डिंग लेके पेट्रोल प्राइसेस कम करो। एक प्रोटेस्ट आपने आज तक लेकर के लिए देखा है कि प्राइसेस कम करो? वो बेचारे को कोई लेना देना नहीं है। उनका जो भी है वो बोलेंगे भाई कीमत बढ़ गई, कोई बात नहीं सर, 3-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, पर चाहिए मतलब चाहिए। इस चीज़ का गवर्नमेंट ने पूरा फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने बोला जब वो देने के लिए रेडी है, बढ़ाओ टैक्स, बढ़ाओ टैक्स। तो आज पेट्रोल पे अपन इफेक्टिवली 85% और लीगल पे 90% के आसपास, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होते रहता है टैक्स दे रहे से।
अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना, जीएसटी में ले लो, रेट सेम रख दो, जीएसटी में ले लो इनको और जीएसटी में 85 दो और जीएसटी में 90 दो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर है? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? नाम चेंज कर दो एक्ट का और रेट भी चेंज कर दो, लिकर के लिए 90 कर दो, पेट्रोल के लिए 85 कर दो, किसमें? जीएसटी में। हाँ जी, नहीं ये 85 सेंट्रल का पकड़ के, इस सेंट्रल भी लगा रहा है। अच्छा ये सब मिल बांट के खाते भाई, लिकर और पेट्रोल दोनों में सेंट्रल भी लगा रहा है और स्टेट भी लगा रहा है, दोनों लगा रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तू अगर सेंट्रल के पास जा, बोल सर पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, हम तो रेडी कम करने को, आप स्टेट को बोलिए, वो उनका परसेंटेज क्या करे, कम। तो स्टेट के पास जा, बोलेगा कल ऑर्डर निकालता हूं, तुम सिर्फ किसको बोलो? सेंट्रल। फिर तू बोलेगा सर तुम दोनों हो, नहीं वो मीटिंग में जरा, समझ रहे बात को? इधर क्लियर? फिर तू 3-4 बार जाएगा, फिर कोई मिलेगा ही नहीं तेरे। इधर क्लियर? फिर परेशान होके तू ही 500 का पेट्रोल डाल के घर आ जाएगा, ये कुछ होने वाला एज यू विश, I cannot comment on that. Okay, is it clear or not? Are you getting it? अरे ऐसा ना हो। अच्छा इसमें ये है चक्कर क्या पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ रही है उसमें टैक्सेस का रोल है, ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। कई लोग बोल रहे भाई मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? मैं 500 तो टाकतो, इसको बिठा के समझाना पड़ेगा। 500 में पहले कितना डाल रहा था बेटा, अब कितना डाल रहा है, तो कम हुआ ना, हाँ ऐसा उसको समझाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। बोलेगा मला काही प्रॉब्लेम, मी 500च टाकतो, ऐसे भी लोग हैं। तो यू कैन सी ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी पीपल आर नॉट इवन अवेयर हाउ मच टैक्सेस दे आर पेइंग। अदरवाइज इसको अगर ठीक से प्रेजेंट किया जाए तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स अगर हमसे ले रहा है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? ऐसा ना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग सर्विसेज और ऐसा वैसा इंस्टाग्राम वगैरह पे घूमता रहता है ना, इतना टैक्स हम दे रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो पहले आप एनालाइज तो करो आ कहाँ से रहा है और फिर देखो जा कहाँ रहा है। इज इट क्लियर? तो अभी आप पहला प्रोसेस में अब आप आए हो, ज्वाइन किया आपने जीएसटी, मतलब पहला प्रोसेस आपको समझेगा पैसा आता किधर से, तो उसमें एक सोर्स है जीएसटी। सर जब स्टेट को ये पता चला कि इतना ज्यादा टैक्स अपने को मिल रहा है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या चाहते हो? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला सर आप वैट छोड़ दो पूरा और जीएसटी में आ जाओ। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नो प्रॉब्लम, लेकिन लिकर और पेट्रोल दोनों पे आपको सेम रेट देना होगा जो आप किस में दे रहे थे, वैट। उसमें हो गया है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ध्यान से सुनो, अभी जीएसटी जो एक्ट है, ये एक्ट बनने के पहले क्या रहता है पता है आपको? बिल पढ़ा हुआ सोशल साइंस में, और वो पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा, सही है कि नहीं? तो लोकसभा और राज्यसभा। जब ये बिल प्रेजेंट हुआ तब लोकसभा में एनडीए गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, ऐसा ना, एनडीए गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी मेजोरिटी थी, तो उन्होंने बिल रखा, इमीडिएटली पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में यूपीए की मेजोरिटी थी 2016 में। कौन सा ईयर था? बिल 2016 में आया, एक्ट 17 में बना है। एक्ट कब बनता है कोई भी बिल? जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब तक वो क्या रहता है? बिल। तो बिल पहले दोनों हाउसेज में पास होके आना पड़ते, क्योंकि हाउस में वो लोग है ना जिनको आपने चुन के दिया है, याद है ना? तो आपने जिनको चुन के दिया वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे, इज इट क्लियर? रिप्रेजेंटेशन कर रहे। तो उन लोगों के सामने बिल को पढ़ा गया कि ये है जीएसटी, ऐसा ना? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो चलो, मतलब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो भी था उनका समझ में जैसे भी आया, ऐसा ना? उन्होंने उस पॉइंट को पूरा समझा, पढ़ा, और वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद में जब राज्यसभा में आया गया ये बिल आया, तो यूपीए गवर्नमेंट ने एक पॉइंट को लेके इस बिल को रोक दिया। उन्होंने क्या बोला? पॉलिटिक्स होता है हर जगह पे। उन्होंने एक पॉइंट क्या निकाला, ये बिल बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या बोले? उसमें यही नहीं लिखा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा। क्या नहीं लिखा है? तो एनडीए गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने पूछा सर वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। बोले ऐसे तो आप कुछ भी लगाओगे, कल आप 400% लगा दोगे किसी प्रोडक्ट पे,
ये तो चीटिंग है। तो बोले सर आपको भी पता है कोई प्रोडक्ट पे 400% हम लगाएंगे तो जनता शांत बैठेगी क्या? लोग, आप चुप बैठोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो ऐसा नहीं होता है सर। बोले नहीं नहीं आप डालो। तो बोले सर नहीं डाल सकते क्योंकि हमको लोगों से पेट्रोल पे ज़्यादा लेना है, लिकर पे भी ज़्यादा लेना है, तो लिख नहीं सकते, और उस पर ज़्यादा भी लिया तो वो लोग कुछ बोलते नहीं। ये पॉइंट को यूपीए गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और बोला अगर आपने मैक्सिमम रेट नहीं लिखा 40% तो हम ये बिल पास ही नहीं होने देंगे। समझ में आया? और पब्लिक की भी सिंपैथी ले ली। देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे कि मैक्सिमम रेट जीएसटी में कितना रहेगा? 40%, 40%। कितना परसेंट रहेगा? 40%। तो इन एनी केस जैसे आप 6 6 12 आता है, बराबर है ना? देखा होगा आपने बिल के ऊपर सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो टोटल कितना हो गया? 12%। 14 14 28 देखा होगा आपने। 2.5 2.55, 1.5 1.53, ऐसे 20 20 कितना होगा मैक्सिमम? 40। मैक्सिमम रेट जीएसटी में कितना होगा? 40%। इसके ऊपर आप लगा ही नहीं सकते। इसका दूसरा मतलब क्या हो गया? अब लिकर और पेट्रोल दोनों को अगर जीएसटी में लाया तो रेट कितना हो जाएगा? किसका रेवेन्यू कम हो जाएगा? दोनों का, सेंट्रल का भी और स्टेट का। तो पहले यूपीए के लोगों ने क्या किया? पहले ये डालने को बोला, और ये बात इंडिया गवर्नमेंट को पता थी कि अगर ये बिल राज्यसभा में फेल हो गया तो अब जीएसटी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वापस पूरा इंट्रोडक्शन करने को टाइम लगता है ना। उनकी मीटिंग हुई कि क्या करे भाई, तब जाके गवर्नमेंट को एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा कि ये 2 प्रोडक्ट पे वैट लगता रहेगा, बाकी सब जीएसटी मिलेगी। तो आज भी पेट्रोल जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, इसका ये रीजन है। आई बात समझ में? तो कोई आपको व्हाट्सएप का ज्ञान दे, ऐसा ना हो, या चाय की टपरी पे आपको ज्ञान दे, उसको ये बताना आप, ठीक है? आई बात समझ में? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 read with subsection 2 of CGST Act 2017 prescribes that there are certain products on which the rate of tax shall not be exceeding 20% under the CGST Act 2017। ये हम पढ़ेंगे as we will go ahead। आ रही बात समझ? ऐसा ना हो तो क्यों पेट्रोल और लिकर जीएसटी में नहीं है? बिकॉज जीएसटी में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना होगा मेरे भाई? बोलो, जोर से बोलो। हाँ जी, क्या बोलो बेटा? 28 के ऊपर नहीं लगा रहे अभी तक ना, तो 28 के ऊपर वैसे भी नहीं जा सकते, तो भी लोग बोलेंगे ना। हमको फ्री लिमिट किसके लिए चाहिए था? 2 ही तो प्रोडक्ट थे, वो तो लाए ही नहीं हमने जीएसटी में। और वैसे भी तो 28 के ऊपर कोई भी लेके जाएगा तो लोग थोड़ी ना चुप बैठेंगे यार। लोग तो 28 पे भी बोल रहे हैं, सच में बहुत ज्यादा है। और 28% सीमेंट पे लगा है। सीमेंट लग्जरी है, सीमेंट, चॉकलेट, छोटे छोटे बच्चे, सही है क्या नहीं? छोटे छोटे बच्चे अल्पेनलिबे के लिए रो रहे। कैंडी, वो कौन सी कैंडी आती वो, पता नहीं, मैं भी भूल गया नाम उसका। और कौन सा उसमें टॉयज निकलते हो, किंडर जो आया वो, उसने तो पागल बना दिया भाई साहब। वो उसकी एक तो प्राइस जो है वही जस्टिफाई नहीं होती मुझे। वो इतना सा 55 रुपए का, 50 रुपए का। जब भी मैं डॉक्टर को बोलती वो लेना है, मैंने कहा यार ये इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा है इसका। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चे सर, उनसे आप 28% वसूल रहे हैं, तो इसके ऊपर भी रैशनलाइजेशन होना जरूरी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? वो अटेंडेंस शीट का है, होगा एक, दे दो इधर। यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि? बोलो बोलो बोलो। तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी लॉ कितना है? जल्दी बोलो, कितना है? 40%। 40% कैसा? 20 + 20 कि 40 40 80? 20 20 40 है, समझा ना? सर ये 20 20 क्या है? 20% सीजीएसटी, 20% एजीएसटी। अब एक और एक क्वेश्चन आता है, अपन अभी क्या कर रहे हैं? स्टेट के अंदर बोला कि अपन ने पेट्रोल एंड लिकर आउटसाइड जीएसटी, बराबर है ना? आउटसाइड व्हाट? जीएसटी। अब 4th पॉइंट, मेरे जैसा आदमी जो है इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत इसकी समझ रखता है, थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, जिसका इसके अंदर जिसने करियर में टाइम दिया है, उसने एक क्वेश्चन गवर्नमेंट को पूछा, अब जब ला ही रहे हो जीएसटी तो एक ही जीएसटी लाओ ना। मतलब क्या? सेंट्रल प्लस
स्टेट। वापस बोलो, सेंट्रल प्लस है मिला के क्या लाओ, एक जीएसटी। सर मतलब क्या? सर सिंपल मैं ये चाहता हूं, क्या 100 रुपए की कोई चीज बिके, इस पे जीएसटी ऐड 12 करो, 12 रुपए, कितना हुआ 112। ये 12 रुपए किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। किसको जाएगा? फिर तुम अपना अपना शेयर बांट लेना। इज इट क्लियर? अरे ऐसा ना, और ओरिजिनल प्रपोजल भी यही था कि इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म जीएसटी। कौन सा? सिंगल जीएसटी। यही सही है ना? ओके, क्या ये सही मेथड था कि तो आप पैसा बांट लो? बोलो। अरे ऐसा ना, लेकिन इस चीज को ऑब्जेक्शन उठाया एस डी चलो, इस कौतुक चालू है, वो होशियारी कर रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर उनको जीएसटी लाना है तो स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, तो उनकी सारी शर्तें माननी पड़ेगी कि नहीं? उसमें से ये एक शर्त थी, हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाने वाले। बोले क्यों? आज हमारी इधर गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल में चेंज हो गई तो सही है ना, फिर आप बदला लोगे हमसे। हम जगह आए कि सर हमारे पैसे कल आओ, कल आओ, तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस पूरा किस पे हो जाएगा? सेंट्रल पे। फेयर इनफ, पॉइंट सही लग रहा है आपको? तो हमें ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो फिर आपको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए ये सिस्टम 100 प्लस हमारा अलग एक्ट बनाओ, सीजीएसटी एसजीएसटी, 6%, 6%, ये तुम्हारा ये हमारा। इज इट क्लियर? बोलो बोलो, इज इट क्लियर? नो फाइनेंशियल डिपेंडेंस। बोले ठीक है, ये भी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला और एक बाकी, रुको। तो ये कंडीशन का नाम क्या है? ड्यूअल जीएसटी। तो आज इंडिया में कौन सा जीएसटी चल रहा है? ड्यूअल। मतलब सेंट्रल अपना लगाता है, स्टेट अपना लगाता है। अब आप बोलोगे सर पर मैंने पेट्रोल पंप पे पढ़ा था वन नेशन वन टैक्स, पढ़ा है ना पेट्रोल पंप पे, होल्डिंग पढ़ा है ना, वन नेशन, उसका क्या? तो टैक्स तो एक ही है, उसके दो टाइप है सिर्फ। ऐसा जस्टिफिकेशन मेरे को करने को बोला गया है। ओके, आर यू देयर और नॉट? दैट इज द ओनली थिंग आई कैन जस्टिफाई। तो बोलेंगे सर आपने बोला था क्या जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, तो एक ही टैक्स लगाओ ना, दो क्यों लगा रहे हो? तो एक ही तो लगा रहे उसके टाइप से। और तुम 12% में 12 + 12 24 दे रहे हो क्या? तो तुम्हारे जेब से तब भी 12% जाने वाला था, अब भी कितना जा रहा है? तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बोल के ये पॉइंट खत्म कर दिया गया। और अब लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट फिर वापस मीटिंग में से बोल रहा था हम जा रहे हैं। बोले क्या हुआ? नहीं, बैठो बैठो बैठो। क्या होगा? लास्ट पॉइंट, हमें डाउट है कि अगर हम आपके साथ जीएसटी में आए तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्यों? देखो सर ऐसा है, तो मान लो महाराष्ट्र की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, लॉजिक समझिएगा। महाराष्ट्र की तरफ से मैं गया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, ऐसा समझिए थोड़ी देर, ठीक है? और मैंने उनको एक स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट किया। जस्ट मिनट। ठीक है, एक सिंपल मैथमेटिक्स मैंने उनको प्रेजेंट किया सर, वो ये महाराष्ट्र की तरफ से मैं गया, मैंने कहा सर देखो जीएसटी हम 2017 में ला रहे हैं बराबर,
हमारा 2014, 2015 और 2016 का आप रेवेन्यू देख लो। हमारा रेवेन्यू कितना है सर? एग्जाम्पल, मैं महाराष्ट्र की तरफ से रेवेन्यू की तरफ से गया हूँ, समझ रहे आप? और मैं सेंट्रल को बोल रहा हूँ कि हमें डर है, हम अगर आपके साथ जीएसटी में आ गए तो हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम, इसलिए हम नहीं आ रहे। बोले कैसे? मैंने कहा सर देखो, हमारा रेवेन्यू जो था इधर था, मान लो 2 लाख करोड़। कितना? 2 लाख। इन सीआर बात करेंगे। यहाँ पे 3 लाख था सर, यहाँ पे 5 लाख था सर। ठीक है, बोले अच्छा ठीक है, तो आगे बोलो। सर मुझे लगता है क्या 2017 में भी जो रेवेन्यू है हमारा ये 6 लाख होगा। ठीक है, आगे बोलो। सर ये स्पीड से अगर हम गए तो सर मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप सुन लो ये रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख के दिया 8, 10, 12। आर यू देयर? यस ना? इस लॉजिक से तो बोले ठीक है, आप क्या चाहते हो? तो बोले सर मुझे लगता है मेरा रेवेन्यू हर साल 14% ग्रो करेगा। कितना परसेंट? तो 6 लाख का 14% ग्रो करेगा। ठीक है, तो मैं एवरेज कर रहा हूँ अभी कैलकुलेशन, एग्जैक्ट अपन नहीं कर रहे, ग्रॉस ग्रॉस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ये क्या है? मेरा एस्टिमेटेड। ये क्या है? ये ग्रोथ से मेरा रेवेन्यू बढ़ने वाला है। क्या आप गारंटी देते हो आपके साथ जीएसटी में आओगा तो इतना पैसा मिलेगा? क्या ये क्वेश्चन मेरा वैलिड है एज अ महाराष्ट्र या हर स्टेट के आदमी ने? बराबर बोल रहा है ना? तुम तुम्हारे लिए ला रहे हो, तुमको क्रेडिट चाहिए, हमने ऐसा किया वैसा किया। पैसे का काम तो पैसा करता है सर। सैलरी देनी है, जब हमको हमारे खर्चे रहेंगे तब तो आप बोलोगे अब तुम तुम्हारा देखो, यही बोलोगे ना? तब पैसा दोगे क्या आप हमें? आज हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमारे पास वैट है, हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आप बोल रहे हो कि वो रेवेन्यू छोड़ दो और हमारे साथ किस में आ जाओ? जीएसटी में। तो पैसे की गारंटी दो। तो बोले तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो? मैंने ये बोला 7, 8, 9, 10, 11। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा सर मैं ये चाहता हूं अगर एक्चुअली इधर 5 आया, 2 रुपया, 2 रुपये का डिफरेंस है, ये आप हमें देंगे। बोले इधर 6 आया तो फिर 2 रुपया, इधर इधर 10 आया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इधर 9 आया तो एक, इधर 8 आया तो 3। इजी क्लियर? और ये अमाउंट को बोला गया जीएसटी का क्या है? ये कॉम्पेंसेशन। अब जैसे ही मैंने ये पॉइंट बोला, सेंट्रल वाले बोले अभी ये तो यार डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ओरल नहीं बोलना इधर, हाँ मैं दू नाम है, ऐसा नहीं, लिख के देना है। लिख के देना है पूरा एग्रीमेंट में, मतलब राइट है ना मेरे पास। फिर कल नहीं दिया तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट। ये देखो पैसे नहीं दे रहे, उन्होंने लिख के दिया, तो देना ही पड़ेगा, लोन लेके देना पड़ेगा मुझे। डू यू एग्री विद दिस? ऐसा ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बोले रुको हम आते जरा बात करके, बाहर जाके आते हैं, उनकी चर्चा हुई। इज क्लियर? और तब के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और बोला हाँ बोल दो, आप बोल दो हाँ बिंदास। क्या बात कर रहे हो? बोलो हाँ बोलो। ये क्या पहली बात, अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं। इन्होंने नहीं बोल दिया वो साइन नहीं करेंगे, जीएसटी आएगा ही नहीं, बात ही खत्म होगी ना। तो आपने बस कोई ऑप्शन है क्या? तो अब हाँ बोल दो, हाँ बोल दिया, साइन हो गया। तो मेरे जैसे स्टेट वाले भी कंफ्यूजन में, क्या यार इन्होंने हाँ कैसे बोल दिया? वैसे चलो अपनी तो लॉटरी, छोड़ो, फेयर इनफ। और उसके सबके जब सिग्नेचर हो गए, सब जीएसटी के लिए एग्री हो गए, तब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया और नया एक्ट लगाया। और वो एक्ट का नाम था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। इसका नाम टैक्स इसलिए नहीं रखा क्योंकि टैक्स रखते तो स्टेट को शेयर देना पड़ता, इसलिए इसका नाम क्या रखा? सेस। ठीक है, 2017। और ये पूरा पूरा रेवेन्यू किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने जितने लग्जरी प्रोडक्ट थे उसके ऊपर और एक टैक्स लगा दिया, और उस सेस से जो पैसा आया वो इनको क्या देने के लिए यूज किया? कॉम्पेंसेशन। और ये कॉम्पेंसेशन देने के लिए बात हुई थी कितने साल? 5 साल। तो 17 से लेके 5 साल कब खत्म होते? 22 में। रूल ये था कि 2022 के बाद किसी भी स्टेट को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल में उन्होंने भी ट्राई करना है, नहीं तो वो क्या बोलेंगे अपने को मिल रहा है कॉम्पेंसेशन, वो कोई एफर्ट्स लेंगे क्या? तो उनको 5 साल तक ही क्या मिलने वाला था? कॉम्पेंसेशन। 5 साल के बाद में कोई कॉम्पेंसेशन मिलने वाला नहीं था। आर यू देयर और नॉट? अरे बोलो भाई, ये समझ रहे सबको? तो 5 इयर्स के बाद में किसी को कोई क्या नहीं मिलेगा? कॉम्पेंसेशन। ये रूल था। तो टेक्निकली ये जो सेस है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, इसकी लाइफ कितने साल होनी चाहिए थी?
ये आज भी चालू है और कॉम्पेंसेशन हो गया है बंद। तो ये पैसा पूरा किसके जेब में जा रहा है? टेक्निकली यहाँ पे सारे स्टेट्स ने बोलना चाहिए था कि 5 साल का जब कॉम्पेंसेशन खत्म हो गया है, ये पैसा आप जिनसे ले रहे हो वो रहते हमारे स्टेट में। लॉजिक समझ रहे हैं आपको? जिनसे आप ले रहे हो वो रहते क्या है? हमारे स्टेट में। तो उसके अंदर थोड़ा शेयर हमारा भी बनता है। सही है क्या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? वो ना स्टेट बोल रहे हैं ना ये दे रहे हैं। एक दो लोगों ने बोला तो उनकी ट्रांसफर होगी, ठीक है। आई मीन अरे मतलब ऐसा ये जो है जो भी है, जो भी है मतलब प्रमोशन होगा ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, हाँ प्रमोशन प्रमोशन। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? बट सर अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें देखें तो कुछ स्टेट को अभी भी पैसा नहीं मिला है। अभी भी अपना भी स्टेट का कुछ 12-15 हज़ार करोड़ आना बाकी, थोड़ा बाकी। ऐसा सब स्टेट का थोड़ा थोड़ा बाकी। इज इट क्लियर? बोलो भाई, कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक क्लियर सबको? और इस तरीके से लास्ट में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से उनकी लास्ट कंडीशन को भी एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर करवा लिया, और 1 जुलाई 2017 को क्या आ गया इंडिया में? जीएसटी। ठीक है? यस, ओके। और सिंस आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट of GST, and I'm also a public speaker on the topic of finance and taxation in all the languages. All the languages मतलब मराठी, हिंदी, English only. I know little Marwadi. I speak also, but I'm not fluent in it. तो उसमें हमने कई सारे लेक्चर्स लिए हैं, बेसिकली लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा लिए हैं क्योंकि उसमें स्पीकर कम होते हैं. So I have delivered till now more than 400 lectures on all the topics, and been working as a practicing chartered accountant from last 10 years actively. Before that, I cleared my exam in the year 2012. After that, I worked around for 1.5-2 years with PwC, called as Big Four. सुना होगा शायद आपने. उसके साथ मैंने काम किया, and from 2014-15 आसपास I'm been associated with Mindspark, as well as I am having my own practice in which I primarily work in the area of litigations in taxation plus bank audit. ये 2 एरिया हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ. बाकी भी काम करते हैं, ये भी करते हैं. We have a team of approximate 20 members, 3 chartered accountants, and we are the 2 partners with 2 branches. We operate it and we work for the same. And that's all you should know about me. I also play little cricket. I also played volleyball at university level, but then हमने छोड़ दिया क्योंकि हम सीए में आ गए, और अभी थोड़ा बहुत खेलते हैं. और यस, दैट्स ऑल. ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, योर डाउट किसी भी स्टूडेंट का इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट एट द अर्लीस्ट. एंड आई प्रॉमिस यू दैट हम लोग सब जीएसटी में अबव 40 स्कोर करेंगे, और कंफर्म. ठीक है, अबव 40 जो है सब लोगों का स्कोर रहेगा इसके अंदर. ऐसी हम तैयारी करेंगे. एक सिर्फ आप रिग्रेट या गिल्ट माइंड में मत रखिए कि हमारे नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा. कामयाबी वक्त मांगती है. दिक्कत ये है कि आप अगर कॉन्स्टेंटली ये सोचोगे कि सर मेरे कम लेक्चर में करा दो, कम लेक्चर में करा दो, तो आपको हम परसेप्शन दे देंगे कि आपके लेक्चर्स कम है. समझेगा कुछ नहीं. आपको बोलने के लिए हो जाएगा मेरा जीएसटी खत्म हो गया है, क्लास देखो क्या आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा, वो मत पूछो, मेरा हो गया है. बट आर यू गेटिंग? तो वी डोंट हैव परसेप्शन बेस्ड टीचिंग, वी हैव रिजल्ट बेस्ड टीचिंग. और May 24, क्योंकि जैन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, May 24 उसके पहले के आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पूछ सकते हो. दोज हु हैव स्पेसिफिकली स्कोर्ड exemptions in the taxation subject, the key role was of GST NIT. to any student you may ask, and सब आपको बताएंगे कि पूरे जीएसटी में जो रोल रहा है इंपॉर्टेंट, वो उनकी किसका है? नोटबुक का. सर नोटबुक रिवाइज कर ली तो पूरा रिवीजन हो जाता है, इसलिए इसको लिखने के लिए टाइम देना है, और ये पूरा नोटबुक मैं क्लास में लिखवाता हूँ इसलिए टाइम लगता है. इज इट क्लियर? बिकॉज मुझे कई स्टूडेंट बोलते हैं, या मुझे कोई मयूर सर वगैरह बोलते हैं, सर नंबर ऑफ लेक्चर कम हो सकते हैं. सर 40 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा मैं, अभी मेरे को 80 लेक्चर लगते हैं.
मैं 40 में ख़त्म कर दूंगा, बट मुझे पूछना नहीं समझा कि नहीं, आई गारंटी नहीं समझेगा, मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये क्यों है, जब तक ये नहीं समझेगा तो आएगा कैसे। अब हमें 3 लेयर पे लड़ना है, पहले हमें कॉन्सेप्ट के लिए लड़ना है, फिर हमें प्रेजेंटेशन के लिए लड़ना है, फिर हमें सॉल्व भी करना है, फिर हमें इंटीग्रेटेड सॉल्विंग करना है, मतलब 3 चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो ये सब जल्दी कैसे होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे ऐसा ना हो तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो पॉइंट है ये आपको कुछ लोग भी बोलेंगे या कुछ लोगों का परसेप्शन भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि भाई नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होते तो यस सर वो ज़्यादा है और वो मैं किसी भी हाल में कम नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कम से कम लेक्चर में हो तो सर आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ रहा है इसलिए वो चाहता है कि बाकी स्टूडेंट के डाउट्स आप छोड़ दो, आई कैन नॉट डू इट। इज इट क्लियर? मेरे को समझ गया ना, आगे बढ़ो ना, उसका डाउट आप बाद में करो, वो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर? यस ना? यस। तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि सबका जो टाइम है उसका सही सही और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। यस, कोई डाउट अगर बहुत ही इरेलेवेंट है तो उसको हम क्लास के बाद जरूर अटेंड करेंगे, लेकिन कोई रेलेवेंट डाउट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और क्लास में ही सॉल्व करेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस एंड दैट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस टू एवरीवन। एक क्वेश्चन आया क्या सर, वो जीएसटी कोर्स का? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस, सो आज के लिए यहाँ रुकेंगे। एनी डाउट्स? 3:30 तक ही था शायद ना आपका? यस, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।